आज हम अपने इस लेक्चर में बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस किया था। अगर आपने वो देखना है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, तो आप लिंक के थ्रू उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एप्सिलॉन फिजिक्स। माय सेल्फ इज शिखा त्यागी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ के क्वेश्चन बहुत सारे हैं एंड ड्राइव एक ही है। अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ लिखती जाती हूँ तो आप देख लेना कि कितनी नंबर ऑफ वैरायटीज क्वेश्चंस की है और आंसर एक ही है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव द ओम्स लॉ। ओके बच्चे, और दूसरा क्वेश्चन आता है प्रूव दैट R इक्वल्स टू ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ। क्या क्वेश्चन आता है? R इक्वल टू ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टाउ एंड ऑल फैक्टर हैव एज यूजुअल मीनिंग। मीन्स R रेजिस्टेंस, L लेंथ, E चार्ज, A एरिया एक्सेट्रा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? शो दैट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। मीन्स रो इक्वल टू m अपॉन n e square tau. Rho means resistivity. It is also known as specific resistance independent of dimensions. Okay बच्चे, प्रूव कराने के बाद मैं आपको रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस, क्या डिफाइन है और किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज शो दैट कंडक्टिविटी सिग्मा होती है। कंडक्टिविटी इज एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एन। नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव द ओम्स लॉ, सेकेंड क्वेश्चन प्रूव दैट R इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, थर्ड क्वेश्चन रेजिस्टिविटी इज दैट या रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज कंडक्टिविटी। अगर बात करूं बोर्ड की, तो बोर्ड में ये अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूं तो मैं लगेगा एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आ ही रहा है। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और ओनली वन ड्राइव है। किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। अब बच्चे कंडीशन, अब हम इधर से शुरू करते हैं आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ का मीनिंग है द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ध्यान से सुनना, नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current flowing through the wire until its physical condition remains same. What physical condition? Like length, like area, like temperature, it remains same. यानी कि potential difference डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट के होगा। कब तक होगा बच्चे? जब तक इसकी फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी। मतलब ना हम वायर की लेंथ चेंज करें, ना एरिया चेंज करें, उसका टेम्परेचर भी क्या रहे, हमारा सेम रहे। क्लियर एवरीबॉडी? ये इसकी डिफाइन हो गई है। मैंने डिफाइन बहुत आराम से बोली है, सो आप बैक करके भी आप डिफाइन को राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ वी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे R, कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। छोटी क्लासेस से पढ़कर आ रहे हो कि इट ऑफर द ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर एवरीबॉडी? तो जब मैं V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करती हूँ, इट बिकम्स टू लीनियर। अगर वो लीनियर है देन इट्स एप्लीकेबल द ओम्स लॉ। क्लियर होगी बात? अगर वो नॉन लीनियर है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तभी तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I आएगी। एंड द स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देगा बेटा? आपको R देगा। क्या देगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस। क्लियर एवरीबॉडी? तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस। तो जब हमारा ओम्स लॉ आता है तो पहले डिफाइन लिखेंगे, डिफाइन के बाद V इक्वल टू RI, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देगा? रेजिस्टेंस, एंड द ग्राफ बिटवीन V एंड I बिकम्स टू लीनियर, है ना। अब आती है टर्न प्रूफ की।
अब हम इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे, लिसन। वी नो दैट last lecture already discussed relation between current and drift velocity. What is this? I equal to n EA VD. What is n? Number density. E charge. A क्या बच्चों? एरिया, और VD क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, I equal to n EA. What is VD? बोलो VD क्या है? VD हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। VD का फॉर्मूला होता है E टाउ अपॉन m, यानी कि जो हमारा VD है यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, E टाउ अपॉन m इन प्रीवियस लेक्चर। तो बच्चों अब मुझे चाहिए V। ठीक है, अब V कैसे आएगा सोचो। V आने के लिए E लिखा है ना, तो E को VYL नहीं लिख सकते भाई। हमने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय m। ओके बच्चे, एंड V बाय L। किसको लिखा मैंने V बाय L बताओ? E की जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होते बेटा? B बाय L के। ओके बच्चे, नाउ प्रूफ तुम्हें क्या करना है? V इक्वल टू आर आई या फिर V अपॉन I इक्वल टू R। हमें यही तो प्रूव करना है, V अपॉन I इक्वल टू R। तो लिसन, I अपॉन V, चलो V इधर उठा के ले आए, कितना हो गया? एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। प्रूफ क्या करना है मुझे बच्चों? V अपॉन I इक्वल्स टू R करना है। सो ये तो I अपॉन B लिखा है, तो क्या लिखूं मैं? V अपॉन I इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। V अपॉन I इक्वल टू R। R मतलब कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ही तो है, और वो रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो देखते हैं क्या कांस्टेंट है। तो इसमें देखना बच्चे, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ में अगर मैं बात करूं, m कांस्टेंट होता ही है, E कांस्टेंट होता ही है। ओके, एन सेम रहेगा क्योंकि आप मटेरियल चेंज नहीं कर रहे। अगर आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप एलॉय के लिए कर रहे हो तो उसी के लिए बाय के लिए करोगे। एंड डिफाइन से क्या कि लेंथ एंड एरिया एंड टेम्परेचर रिमेन सेम। बोला था ना, डिफाइन में द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, तभी तो ओम्स लॉ वेरीफाई होगा। तो लेंथ एरिया टाइम, इट मींस ऑल टर्म्स रिमेन सेम। सेम है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए बोलो बेटा? वेयर R इक्वल टू एम एल अपॉन वॉट? एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो कहां तक? यहां तक तो मेरा ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। यहां तक क्या प्रूफ हुआ? ओम्स लॉ। और यहां तक सेकंड फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि शो दैट रेजिस्टेंस इज व्हाट? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। आप बोलोगे मैम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कैसे शो करेंगे? तो लिसन, मैं नोट में डाल देती हूं। अगर क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है तो कैसे करोगे? लिसन, तो बच्चों आप फॉर्मूले में देखो, R इक्वल्स टू, मेरे फॉर्मूले में क्या निकल कर रहा है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा हुआ है ना फॉर्मूले में, कितना है? एम, रेजिस्टेंस का कितना फॉर्मूला लिखा है? R इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो मैं इसी में चेंज कर देती हूँ। देखो कि अगर रेजिस्टिविटी आता है तो हमें रेजिस्टिविटी में क्या करना चाहिए, यानी कि कितना होगा। देखो तो कितना फॉर्मूला बना बेटा? लेसन, वो क्या कहता है? रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। ये तो कह रहा है रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। तो क्या केवल लेंथ और एरिया को छोड़ दो, ओनली लेंथ और एरिया को छोड़ो, बाकी क्या बचा? एम एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर? दैट इज ट्रीट एज अ रेजिस्टिविटी। यानी कि तुमने इन 10th क्लास एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो एल बाय ए। बोलो कितने बच्चों ने पढ़ा है? तुम सबने पढ़ा है ना, R इक्वल टू रो एल बाय ए इन 10। तो L की जगह तो L है, A की जगह A है, रो की जगह क्या लिखा है? रो की जगह क्या लिखा है? इसे इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर इट विद
1। 1 को जब कंपेयर करोगे तो L की जगह L, A की जगह A, तो रो की जगह क्या लिखा है बोलो, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्या लिखा है, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सो दैट इज रो मीन्स रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर, नंबर डेंसिटी पर, चार्ज पर और टाउ पर। व्हाट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, डिस्कस इन अर्लियर लेक्चर। क्लियर, जो उसका हैशटैग 1 वाला लेक्चर है वहां पर हमने डिस्कस किया है। तो इसका मतलब इसमें लेंथ और एरिया तो आ नहीं रहा, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ओम्स लॉ प्रूफ, सेकंड का आंसर आ गया, थर्ड का आंसर आ गया। व्हाट इज द कंडक्टिविटी, तो बेटा कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन रो। तो फॉर्मूला क्या बना, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। सो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर हमारा एक ही हुआ। तो स्टेट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा आता है, लीनियर आता है। किस किस के बीच में ग्राफ होता है, वी और आई के बीच में ग्राफ होता है। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ आपको क्या देता है बोलो, द स्लोप ऑफ द ग्राफ प्रोवाइडेड यू रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है बच्चे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एक चीज, अब ये जो फॉर्मूला आया है मेरे पास, V अपॉन आई इक्वल टू आर, ये जो फॉर्मूला आया है V अपॉन आई अपॉन आर, डिफाइन क्या थी कि द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब ये आता है कि ये फॉर्मूला वही एप्लीकेबल होगा जहां ओम्स लॉ लगे फॉलो हो, ये एप्लीकेबल एवरीवेयर। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एवरीवेयर अनलेस द ओम्स लॉ अप्लाइड और नॉट। क्लियर, वहां ओम्स लॉ अप्लाइड हो रहा हो या ना हो रहा हो, बट ये फॉर्मूला हम हर जगह यूज करते हैं। तो 9th 10th में जब ये पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि जब आप V अपॉन आई इक्वल टू आर लगाते तो आप ये थोड़ी देखते थे कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या सारी फिजिकल कंडीशन सेम है या नहीं है, नहीं देखते थे ना। आपको जहां पता लगा V और I आपने R निकाल दिया, आपको पता लगा I और R तो आपने V लगा दिया। सिंपल, आपको पता था कि एक फॉर्मूला होता है। सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे वो ओम्स लॉ लगता हो या नहीं लगता हो। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो आगे चलेंगे, अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर एवरीबॉडी? बट तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टेंस। क्या, रेजिस्टेंस। लेसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है, सो थोड़ा ट्राई करा करो समझने का। रेजिस्टेंस का मतलब इट इज द ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ करंट, यानी कि करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट तुम्हें पता है इसकी, यूनिट क्या होती है, ओम और OHM, ओम, दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आती है इसके बाद, यूनिट के बाद बच्चे की रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन विच फैक्टर, देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था रेजिस्टेंस का मेरा, R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ओके, ये जो M और E है, ये जो फॉर्मूले में M और E स्क्वायर है, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज द कांस्टेंट। तो कौन कौन से फैक्टर मेरे को इफेक्टेड करेंगे, लेंथ इफेक्ट करेगा, एरिया इफेक्ट करेगा, नंबर डेंसिटी इफेक्ट करेगा और टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम इफेक्टेड करेगा। टाउ, और टाउ किससे रिलेट करता था, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर इफेक्टेड करेगा। तो सबसे पहला इफेक्ट इसका देखते हैं लेंथ का। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ लेंथ, ध्यान से सुनना। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मगर अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और लेंथ को डिक्रीज करूंगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली लेंथ डबल करूंगी तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ ट्रिपल करूंगी तो रेजिस्टेंस ट्रिपल होगा। ओके बच्चों, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अब मैंने कहा कि भाई ये मार्कर है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसका रेजिस्टेंस R ओम है, इसका रेजिस्टेंस R ओम है। मैंने इसकी लेंथ को अब डबल कर दिया, डबल कर दिया तो लेंथ डबल हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R हो गया, हो गया ना 2R। अब मैंने इसकी लेंथ को ट्रिपल कर दिया, बोलो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3R हो गया। ओके, तो ध्यान रखना
कि इस केस में इज आर डिग्री, और बट इस केस में तीनों में ओनली लेंथ चेंज, एरिया रिमेन सेम। ध्यान रखना कि लेंथ मैंने डबल करी या ट्रिपल करी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन सेम। So in this case, if cross sectional area remains same, then R is directly proportional to length. R is directly proportional to length. समझ में आ गया? कौन डिस्टर्ब नहीं हो रहा? एरिया सेम रखेंगे और टेम्परेचर भी सेम रखेंगे। सेकेंड केस में बेटे मैं बोल रही हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर भी होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर भी होगा। आप बच्चे बोलोगे मैम L स्क्वायर तो कहीं फॉर्मूले में आ नहीं रहा, आप L स्क्वायर कैसे बोल रहे हो कि L स्क्वायर होगा? बट ये L स्क्वायर तब होता है, याद रखना, जब L स्क्वायर तब होता है जब एरिया नॉट सेम, एरिया सेम ना हो। अब एरिया सेम कैसे नहीं होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में? एरिया सेम का मतलब जब वायर को खींचकर लंबा करेंगे, है ना, जब वायर को खींचकर लंबा करेंगे तो तुम्हें पता उसका एरिया चेंज नहीं होगा। अब मेरे पास इतनी मोटाई का एक वायर है और मैंने कहा इसे पकड़कर खींच के लंबा यानी कि डबल कर दिया तो इसका एरिया तो चेंज हो जाएगा। क्लियर? मैंने खींच के तिगुना कर दिया तब भी एरिया चेंज होगा, उसकी मोटाई कम होगी नहीं होगी? तो जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, या दिमाग में बात बैठा लो, जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, जब खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाते हैं, देन एरिया आल्सो चेंज, एंड इन दिस केस द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। मैंने कहा एक वायर को मैंने स्ट्रेच करा अप टू डबल इस लेंथ, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस? डबल करा तो 4 टाइम, ट्रिपल करा तो 9 टाइम, 4 टाइम करा तो 16 टाइम। क्लियर एवरीबॉडी? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का जब हम इस तरीके से लंबाई बढ़ाएं जब एरिया में इफेक्ट ना पड़े, और वो लंबाई कब बढ़ेगी? जब एक के बाद एक ऐड करते जाएं। और अगर हम इस तरीके से लंबाई बढ़ाएं जिसमें एरिया भी चेंज हो जाए, वो कब बढ़ेगी? जब वायर को पकड़कर खींचेंगे। तो होप सो ये 2 बातें तुम्हें समझ आ गई होंगी। क्लियर? इनके एग्जाम्पल भी समझाऊंगी। तीसरा मेरे पास है बच्चे थर्ड इफेक्ट। थर्ड है एरिया। फर्स्ट में इफेक्ट ऑफ एरिया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरिया? देखो, इफेक्ट ऑफ एरिया। अब एक बार बच्चे ध्यान रखना कि हमारी इस वीडियो में तो आई थिंक मुझे नहीं लगता अगर मैं इसको पूरा समझाने चलूंगी तो टाइम ज्यादा होगा, तो हाफ एन आवर की हमने वीडियो बनानी है, तो कंटिन्यूटी में चलेंगे एक के बाद एक के बाद। क्लियर? तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उससे पहले का ये वीडियो पार्ट है, ये आप जो इसको देख रहे हैं तो उसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखना पड़ेगा जरूर। तो इफेक्ट ऑफ एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ एरिया? तो लिसन, डायग्राम में देखो, एरिया के क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्सली है। एरिया की क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्सली है। तो मैंने कहा R इनवर्सली ऑफ एरिया। ओके, मैंने एरिया को डबल करा तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, एरिया को ट्रिपल करा तो रेजिस्टेंस व्हाट? 1/3 हो गया, क्योंकि ये इनवर्सली जा रहा है। हाफ 1/3 1 कब करा? जब मेरी लेंथ क्या हो? सेम हो। इनवर्सली कब? जब लेंथ सेम हो। लेंथ सेम कैसे रह सकती है बेटा? लेंथ सेम का मतलब ये मानो जैसे ये है, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस R ओम है ना, मैंने कहा इसका एरिया डबल कर दिया तो देखो एरिया डबल हो गया ना, हो गया, तो लेंथ क्या रही? इसकी सेम रही। तो रेजिस्टेंस जब एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हुआ? बोलो व्हाट? 1/2। अब मैंने लेंथ ट्रिपल कर, एरिया ट्रिपल कर दिया, है ना। अब इनका मैं मोटाई देखो, एरिया ट्रिपल हो गया पर थ्रू आउट द टाइम लेंथ रिमेन सेम, इन दिस केस इनवर्सली ऑफ ए। ओके, अगर मैं आपसे बच्चे ऐसे बोलूं कि जैसे ये है वायर, नजर आ ना, ये वायर है, अब मैंने क्या करा? मैंने वायर को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके एरिया डबल कर दिया। देखो वायर था ये, अब मैंने एरिया डबल कर दिया। आप बोलोगे मैम एरिया तो डबल हो गया पर लेंथ, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ चेंज हुई ना, लेंथ क्या हो गई? आधी। तो जब हम किसी वायर, उसी वायर को फोल्ड कर दें जिसमें फोल्ड करने पर उसकी 100% लेंथ चेंज होगी, तो जब वायर की लेंथ चेंज होती है, जब वायर की लेंथ चेंज होती है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर।
कब होगा इसमें? लेंथ नॉट सेम। कब कहानी आएगी? लेंथ नॉट सेम का मतलब कब बोलो? जब हम वायर को फोल्ड करेंगे। ओके। थर्ड इफेक्ट, रेडियस। रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप बोलोगे मैम फॉर्मूले में तो रेडियस आ नहीं रहा, तो हाउ डज द रेजिस्टेंस इज इफेक्टेड बाय क्या? इफेक्टेड बाय रेडियस। सोचो। तो बेटा रेडियस का इफेक्ट पड़ेगा। रेडियस का क्या? क्योंकि एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर इज इनवर्सली ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई इज द, बोलो पाई क्या है मेरा? कांस्टेंट है। तो पाई तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पाई, तो इसका मतलब तुम पाई को हटा सकते हो, तो क्या लिख सकते हो? आर इज इनवर्सली आर पाई आर स्क्वायर। कौन किसके इक्वल? ए के। क्लियर एवरीबॉडी? ये कब है कहानी आर स्क्वायर की? इसमें लेंथ सेम होगी, लेंथ सेम होगी। अगर लेंथ सेम नहीं है तो 1/r की पावर 4। कब होगा ये? व्हेन लेंथ नॉट सेम। सो एग्जाम में ये वाला जो पार्ट है ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है। तो 2 मार्क्स में हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल की फॉर्म आएगी, वो न्यूमेरिकल तुम्हें मैं करके दिखाऊंगी। पर अगर 1 मार्क्स में आएगा तो आंसर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दोगे। अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन बोला कि बताओ अ वायर, ध्यान से सुनना, अ वायर having the resistance is R ohm. A wire having the resistance is R ohm. Okay. Now its length becomes to triple. Length becomes to triple. अब आप मेरे सामने बोलोगे मैम कैसे? खींचकर ट्रिपल किया या हमने एक के बाद एक लगा के ट्रिपल किया? अब मैं कह रही हूं लेंथ becomes to triple after stretching the wire. Then what should be the resistance? स्ट्रेच करा ना, स्ट्रेच करा तो उसका मतलब एरिया नॉट सेम। लेंथ को ट्रिपल करा तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ट्रिपल करा यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स यानी कि 9r। ओके। नाउ मैं बोलूंगी देयर इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम। देयर इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट? आर ओम। आर ओम हो गया, रेजिस्टेंस आर ओम। नाउ ध्यान से सुनना, it is fold in this way, it is fold in this way, the radius becomes to double। यानी कि इसको फोल्ड इस तरीके से करा, रेडियस डबल हो गई, यानी कि डबल 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना? 2 4 8 16 यानी कि 16, यानी कि 1/16 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1/16 टाइम। तो होप सो तुम्हें, मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी कि किस किस का इफेक्ट कब कैसे पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा तो वो भी मैं डिस्कस करेंगे। एंड अगर ये किसकी फॉर्म में आएगा? लास्ट 2018 में, 2018 में भी ये हमारा न्यूमेरिकल की फॉर्म में आया था। और कौन सा फैक्टर जो डिपेंड कर सकता है? नंबर डेंसिटी, यानी कि जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। नंबर डेंसिटी मतलब फ्री चार्ज कैरियर की नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी मतलब किसकी ज्यादा होगी? जैसे कॉपर वायर है, कॉपर इज अ कंडक्टर, तो फ्री चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं। जब फ्री चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। सिल्वर, सिल्वर में और भी ज्यादा होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस और कम होगा। एल्यूमिनियम, तो यानी कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नंबर डेंसिटीज, सो इट हैव अ small resistance, so it is used for flowing the current in our houses। जो हम घरों की वायरिंग करते हैं तो हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनकी नंबर डेंसिटी क्या होती है? कम, बहुत ज्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा? लेंथ डिस्कस कर ली, एरिया डिस्कस हो गया, नंबर डेंसिटी। तो हमारा क्या बचता है बच्चे? एक तो टाउ यानी कि टेम्परेचर बचता है, ये डिस्कस करेंगे। टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर क्यों बोल रही हूँ? टेम्परेचर से चेंज होता है।
और एक हम ये जो मैंने आज बताया है इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये हमने करना, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एज ए कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या फिर आपके बोर्ड के हिसाब से ले लो। ओके बच्चों, थैंक यू।